नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। अमेठी रायबरेली की सभी 10 सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस। पहली बार आज एक मंच पर दिखेंगे अखिलेश और राहुल। रोड शो के साथ साझा प्रचार की तैयारी। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा का कांग्रेस छोड़ने का ऐलान। सोनिया गांधी को भेजा इस्तीफा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजहों का कर सकते हैं खुलासा। आरक्षण को लेकर हरियाणा में आज से जाट आंदोलन। संवेदनशील इलाकों में धारा 144, मुनक नहर पर कड़ा पहरा। सीरिया में अमेरिका रूस मिलकर काम करने को राजी। डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से की बात। इस्लामिक स्टेट और आतंकवाद के खिलाफ साझा प्रयासों पर जोर। और भारत इंग्लैंड दूसरा T20 मैच। आज सीरीज में बने रहने के लिए टीम इंडिया की जीत जरूरी। ऑस्ट्रेलियन ओपन में फेडरर नडाल के बीच खिताबी जंग। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश की सियासी गलियारे में आज कुछ खास नजारा होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज पहली बार एक साथ मीडिया के सामने होंगे। लखनऊ में दोपहर करीब 1 बजे संयुक्त संवाददाता सम्मेलन होगा। बताया जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूपी को ये साथ पसंद है का नारा भी लॉन्च होगा। इसके बाद दोनों का रोड शो का भी कार्यक्रम है। राज्य विधानसभा का चुनाव कांग्रेस समाजवादी पार्टी साथ मिलकर लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने समझौता किया है, शीट शेयरिंग है और अब मंच को भी शेयर करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, साझा पदयात्रा लखनऊ शहर से है और इसकी ये शुरुआत है। आगे चल के अनेक अनेक नेता जाएंगे, निकलेंगे और ज्वाइंट रैली करेंगे, सब होगा। और वहीं कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली की सभी 10 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीटों से राहुल गांधी और सोनिया गांधी सांसद हैं। पार्टी की प्रचार समिति के प्रमुख संजय सिंह ने अमेठी में ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भी इसका भरोसा दिया है और वो उस पर कायम रहेगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस के उम्मीदवार ही जीतेंगे। समाजवादी पार्टी से गठबंधन के दौरान भी इन सीटों को लेकर दोनों पार्टियों में विवाद था। गठबंधन के तहत कांग्रेस उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में से 105 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की जनता से कई लोक लुभावन वादे किए हैं। इनमें किसानों का कर्ज माफ करने से लेकर 12वीं तक मुफ्त शिक्षा की घोषणा है। पार्टी ने कहा है कि वो संवैधानिक प्रावधानों के तहत राम मंदिर के निर्माण की कोशिश करेगी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश के लिए घोषणा पत्र जारी किया। इसे लोक कल्याण संकल्प पत्र नाम दिया गया है। अमित शाह ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने 15 साल तक राज्य को लूटा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश को बीमारू से विकसित राज्य की कतार में खड़ा करने का वादा किया। और मैं आप सबके माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को कहना चाहता हूं, एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। हम उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य की सूची से 5 ही साल में बाहर निकालकर देश का एक बहुत प्रगतिशील राज्य बनाने के लिए कृतनिश्चयी है। पार्टी ने घोषणा पत्र को 9 क्षेत्रों में बांटा है। बीजेपी ने छोटे और सीमांत किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया है। वहीं भावी कर्ज पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। गन्ना किसानों को तुरंत चेक से भुगतान किया जाएगा। अवैध खनन खत्म करने के लिए टास्क फोर्स बनाई जाएगी। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए इंटरव्यू नहीं होगा। 12वीं कक्षा तक शिक्षा मुफ्त होगी। मेधावी छात्रों की स्नातक तक फीस माफ की जाएगी। सांप्रदायिक तनाव के बाद पलायन रोकने के लिए सभी जिलों में समिति बनेगी। राज्य में खाद्य प्रसंस्करण पार्क बनेगा। 24 घंटे बिजली आपूर्ति होगी और गरीबों को सस्ते दर पर बिजली मिलेगी। 3 तलाक पर पार्टी महिलाओं की राय लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करेगी और राज्य में बूचड़खाने बंद होंगे।
भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली सरकार भी संवैधानिक तरीकों से जल्द राम मंदिर बने, इसके लिए प्रयत्नशील रहेगी। अमित शाह ने आरोप लगाया कि केंद्र ने उत्तर प्रदेश को 1 लाख करोड़ रुपए की मदद दी, लेकिन जमीन पर कोई विकास नहीं हुआ। उन्होंने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी अखिलेश यादव सरकार से जवाब मांगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने बीजेपी के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया है। इन दलों का कहना है कि बीजेपी सिर्फ वादे करना जानती है, क्योंकि अच्छे दिन का वादा अब तक पूरा नहीं हुआ है। बीजेपी को अपने लोकसभा चुनावी वायदा खिलाफी करने के बाद अब उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में इनको अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करने का कोई भी नैतिक अधिकार नहीं रहा है। भाजपा का धोखा उत्तर प्रदेश में नहीं चल सकता, उत्तर प्रदेश गुजरात नहीं बन सकता, ये भाजपा को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। इन्होंने कभी किसानों का कोई भला नहीं किया। उत्तर प्रदेश में जनता अच्छी तरह से जानती है कि समाजवादी सरकार ने किसानों के लिए काम किया है। 1996 से 2016 तक का सफर भाजपा का देख लीजिए। हर बार ये कहते हैं कि राम मंदिर यहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे, वोट सब ले जाएंगे और जनता को बेवकूफ बनाएंगे। यही अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी का नारा रहा है। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ के संगठन हिंदू युवा वाहिनी ने बीजेपी के खिलाफ 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। ये सीटें पूर्वी उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में हैं। पीटीआई के मुताबिक संगठन कुल 64 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है। संगठन का आरोप है कि बीजेपी ने उनके नेता योगी आदित्यनाथ का अपमान किया है। वहीं संगठन के इस कदम को खुद योगी आदित्यनाथ ने अवैध बताया है। हिंदू युवा वाहिनी एक गैर राजनीतिक विशुद्ध सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है। राजनीतिक गतिविधियों में वह भाग नहीं ले सकती। कोई हिंदू युवा वाहिनी का दुरुपयोग राजनीतिक गतिविधियों के लिए करता है तो गैर कानूनी होगा और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने व्यापार किया है, कद्दावर कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का अपमान किया है, पैसे के बल पे यहाँ पर टिकट बेचा गया है। ऐसे समय में हिंदू युवा वाहिनी चुप होने वाली नहीं है। पणजी रैली में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के आलोचकों को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नोटबंदी से गोवा जैसे राज्यों में पर्यटन पर कोई असर नहीं पड़ा है। उन्होंने बीजेपी को पूर्ण बहुमत देने की अपील की ताकि गोवा को सबसे सुविधाजनक राज्य बनाया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गोवा के पणजी में चुनावी रैली की, जिसमें उन्होंने राज्य में पर्यटन को बढ़ाने और विकास पर जोर दिया। उन्होंने गोवा के मतदाताओं से इस बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत की अपील की और बदले में गोवा को हिंदुस्तान का सबसे आरामदायक राज्य बनाने का वादा किया। पूर्ण बहुमत दे, कंफर्टेबल मेजोरिटी दे। मैं आपको वादा करता हूं, अगर आप हमें कंफर्टेबल मेजोरिटी देंगे, हम गोवा को हिंदुस्तान का सबसे कंफर्टेबल स्टेट बना देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्षी दल विकास के मुद्दे पर चुनाव से भागते हैं, लेकिन विकास से ही लोगों के जीवन में बदलाव आएगा। ये 5 वर्ष गोवा के विकास के वर्ष रहे हैं। एक ऐसी मजबूत नींव वर्तमान सरकार ने रखी है, जिस पर आने वाले दिनों में विकास की भव्य इमारत बनाने का हमारा सपना है। नरेंद्र मोदी ने गोवा की पूर्व की कांग्रेसी सरकारों की आलोचना की और साथ ही आम आदमी पार्टी पर भी तंज कसा। बीजेपी के लिए गोवा में इस बार चुनावी राह आसान नहीं है। बीजेपी के गठबंधन साथी अब उनसे अलग हो गए हैं। पार्टी को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है और मुख्यमंत्री के तौर पर मनोहर पर्रिकर का चेहरा नहीं है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री खुद इस प्रदेश में अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। कैमरामैन चेतन के साथ प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, पणजी।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पंजाब की बादल सरकार को भ्रष्टाचार का प्रतीक बताया है। पंजाब के जलालाबाद, धूरी और पिल्लौर की रैलियों में उन्होंने अकाली बीजेपी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बादल सरकार राज्य की जगह अपने हित को तरजीह देती है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल के गढ़ जलालाबाद में रैली की। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 10 साल में पंजाब का भला करने में बादल सरकार नाकाम रही है। युवा बेरोजगार हैं और ड्रग्स की समस्या बढ़ती जा रही है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हिंदुस्तान में एक प्रदेश में होता है और उस भ्रष्टाचार का कोई चिन्ह है, कोई निशान है, तो उसका नाम सुखबीर बादल है। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने अरविंद केजरीवाल को अवसरवादी बताया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल पंजाब का मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन पंजाब को पंजाब का मुख्यमंत्री ही चाहिए। केजरीवाल जी जानते हैं कि दिल्ली में उनका काम खत्म हो गया है। केजरीवाल जानते हैं कि दिल्ली में न कॉर्पोरेशन में न इलेक्शनों में आम आदमी पार्टी आने वाली है। तो अब केजरीवाल जी चाहते हैं कि दिल्ली की चीफ मिनिस्टर छोड़ के मैं पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनूं। मगर पंजाब को पंजाब का चीफ मिनिस्टर चाहिए। राहुल गांधी ने धुरी और पिल्लोर में भी रैली की। उन्होंने पंजाब को ड्रग्स समस्या से मुक्त करने और खुशहाली वापस लाने का वादा किया। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। पंजाब की लंबी में अरविंद केजरीवाल ने कल जलालाबाद में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के दिए बयान का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की बात मतदाता गंभीरता से नहीं लेते हैं। राहुल गांधी जी कुछ भी बोल देते हैं। अब राहुल गांधी जी पे कौन यकीन करता है? हाँ। उनको बोलने दीजिए जो बोल रहे हैं। ये चुनाव पंजाब की जनता लड़ रही है। पंजाब की जनता ने मन बना लिया। चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार के कुछ मंत्रालयों पर बिना अनुमति के फैसले लेने पर नाराजगी जताई है। आयोग ने कैबिनेट सचिव को चिट्ठी भेजकर आचार संहिता का सख्ती से पालन का निर्देश दिया। चिट्ठी में रक्षा और वित्त मंत्रालय के साथ नीति आयोग के कुछ फैसलों का हवाला दिया गया है। इसमें कहा गया है कि इन तीनों ने जरूरी फैसलों पर राय नहीं ली। 20 जनवरी को चुनाव आयोग नीति आयोग की खिंचाई भी कर चुका है। नीति आयोग ने बिना अनुमति के चुनाव वाले 5 राज्यों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन करने का ऐलान किया था। अब कुछ और अहम खबरें। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एसएन कृष्णा ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 84 साल के पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपने फैसले से अवगत करा दिया है। हालांकि इस बारे में पूछे जाने पर पूर्व विदेश मंत्री ने प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। आज उन्होंने संवाददाता सम्मेलन बुलाया है, जिसमें वो अपने फैसले के बारे में जानकारी दे सकते हैं और आगे की रणनीति का खुलासा कर सकते हैं। माना यह जा रहा है कि 1999 से 2004 तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे कृष्णा पार्टी में दरकिनार किए जाने से निराश चल रहे थे। He is a very senior leader. I think that he will not make a mistake. This is what I've been learned, but I'm trying to meet him. We'll pursue the matter. और जाट आरक्षण को लेकर एक बार फिर से आज से हरियाणा में आंदोलन होने जा रहा है। राज्य सरकार की अपील को दरकिनार करते हुए अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने आज से प्रदेश भर में धरने का ऐलान किया है। पिछले आंदोलन में फजीहत झेल चुकी राज्य सरकार इस बार आंदोलन से निपटने के लिए पूरी तरह से सतर्क है। रोहतक, झज्जर, सोनीपत, जींद, हिसार समेत 10 से ज्यादा जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। हरियाणा में आज से शुरू हो रहे जाट आंदोलन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र से अर्धसैनिक बलों की 20 और कंपनियां मांगी हैं। 37 कंपनियां पहले ही हरियाणा पहुंचकर मोर्चा संभाल चुकी हैं। गृह सचिव रामनिवास ने कहा है कि सरकार पूरी तरह चौकस है और हर हालात से निपटने को तैयार है। संवेदनशील इलाकों में धारा 144 लगा दी गई है। साथ ही दिल्ली को पानी सप्लाई करने वाली मूनक नहर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। जितने भी हमारे ऐसे संवेदनशील जिले हैं उनमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ने पहले ही धारा 144 वहां पे लगा दी है। हमने
55 पैरामिलिट्री फोर्सेज की जो कंपनियां हैं उनका केंद्र सरकार से अनुरोध किया है। 37 कंपनियां हमें अलॉट हो गई हैं और इसके अतिरिक्त भी कंपनियां अलॉट होने की हमें उम्मीद है। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष यशपाल मलिक ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हमारी कोई मांग नहीं मानी है, इसलिए आज से जाट आरक्षण को लेकर सभी जाट नेता धरने पर बैठेंगे। हालांकि उन्होंने भरोसा दिलाया कि धरना शांतिपूर्ण होगा। जाट नेताओं का कहना है कि आरक्षण को लेकर लिखित आश्वासन मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। 19 जिलों में बेदस्तूर धरने चलेंगे। हम लोग दिल्ली के भी आंदोलन की घोषणा करते हैं कि दिल्ली में आंदोलन किस तारीख से शुरू होगा। हरियाणा में जाट आरक्षण को लेकर 1 साल पहले हुए आंदोलन में जान माल का भारी नुकसान हुआ था। इस दौरान करीब 30 लोगों की मौत हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के साथ महानदी के जल बंटवारा विवाद को सुलझाने के लिए केंद्र की ओर से गठित वार्ता समिति को खारिज कर दिया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में कहा है कि वार्ता समिति के कारण ट्रिब्यूनल के गठन में देरी होगी और इससे छत्तीसगढ़ को विवादित परियोजनाओं का काम पूरा करने का मौका मिल जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि समिति अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद कानून 1956 की धारा 4(1) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है और इसे मनमाने तरीके से गठित किया गया है। पटनायक ने प्रधानमंत्री से यह अनुरोध किया है कि वो जल संसाधन मंत्रालय को निर्देश दें कि समिति के गठन का ज्ञापन वापस लेकर ट्रिब्यूनल के गठन की प्रक्रिया शुरू करें। उन्होंने प्रधानमंत्री से छत्तीसगढ़ सरकार को ये निर्देश देने का आग्रह भी किया है कि वो महानदी बेसिन में जारी काम तत्काल रोक दे। सूचना और प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने फिल्मकार संजय लीला भंसाली के साथ हाथापाई को आपत्तिजनक करार दिया। उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री से बात कर जरूरी कार्रवाई करने को कहा है। जयपुर में फिल्म पद्मावती की शूटिंग के दौरान तोड़फोड़ पर फिल्म इंडस्ट्री ने नाराजगी जताई और केंद्र को खत लिखकर कलाकारों की सुरक्षा की मांग की है। जयपुर में फिल्म पद्मावती की शूटिंग के दौरान तोड़फोड़ और मारपीट करने वालों पर कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि कानून के दायरे से बाहर जाकर कुछ करने की इजाजत नहीं है। तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस के पास आए, पुलिस कार्रवाई करेगी, लेकिन कोई स्वयं ही कार्रवाई करे तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। जांच करने के बाद किसका दोष है नहीं है उसकी कार्रवाई करेंगे। फिल्म जगत के कलाकारों ने इस तरह के हमले की निंदा की है और सरकार से ऐसे मामलों को गंभीरता से लेने की मांग की। फिल्म टेलीविजन निर्देशक संघ और प्रोड्यूसर गिल्ड ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है और फिल्म कलाकारों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। If you dispute his facts and figures, then you must come with your own facts and figures. That's a different way of dealing with it. That's the civilized way of doing this. I don't think that's a good thing. And I think the government should take this very seriously. इनको पता नहीं चलता कि फिल्म में एक्चुअली है क्या। फिल्म से पहले कहानी डायरेक्टर के सिवाय किसी को, एक्टर के अलावा किसी को पता होती नहीं है। फिल्म जो है ना एक साफ टारगेट है जिसकी वजह से जो है ना हल्ला होगा और स्टेट बदनाम होगी। इस बीच राजस्थान में फिल्म पद्मावती की शूटिंग रद्द कर दी गई है। शुक्रवार को एक संगठन के कार्यकर्ताओं ने फिल्म के सेट पर पहुंचकर जमकर तोड़फोड़ और मारपीट की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीसी कैडेट्स से डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने की अपील की है। दिल्ली में एनसीसी रैली में उन्होंने कहा कि देश भर से आए कैडेट्स अनेकता में एकता के प्रतीक हैं और युवा शक्ति ही देश के बदलाव में अहम भूमिका निभाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दिल्ली में एनसीसी रैली को संबोधित किया। इसमें उन्होंने कैडेट्स से डिजिटल ट्रांजैक्शन अभियान को बढ़ाने में भागीदारी बनने की अपील की। इन दिनों लोग डिजिटल करेंसी की ओर कैसे जाएं, उसका एक अभियान चल रहा है। एनसीसी के कैडेट्स ने उसको आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनसीसी की देश और समाज के बदलाव में अहम भूमिका है और एकता ही हमारी ताकत है। जो देश के 800 मिलियन यूथ अगर एक बार ठान ले कि अर्थव्यवस्था में इतना बड़ा बदलाव लाने के लिए हमें योगदान करना है, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि प्रधानमंत्री से भी ज्यादा या वित्त मंत्री से भी ज्यादा
बहुत बड़ा काम हिंदुस्तान का नौजवान कर सकता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने एनसीसी कैडेट्स की सलामी ली। इस परेड में वियतनाम, रूस और श्रीलंका समेत कई देशों के कैडेट्स भी शामिल हुए। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में बर्फ धंसने का सिलसिला जारी है। कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में कल 5 जवान बर्फ में दब गए, लेकिन समय रहते उन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया। फिलहाल इन जवानों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। माछिल सेक्टर में भारी हिमपात के बाद हुए हिमस्खलन में सेना की चौकी को अपने चपेट में ले लिया। इसमें सेना के 5 जवान बर्फ में दब गए। इससे पहले गुरेज सेक्टर में हिमस्खलन की चपेट में आने से 15 सैनिकों की जान चली गई। बुधवार के बाद से कश्मीर घाटी में हिमस्खलन के चलते अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है। और अब बात मौसम की। पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार 6ठे दिन भी बंद है। हिमाचल प्रदेश में भी जाम के चलते गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं। वहीं मैदानी इलाकों में बारिश और शीतलहर का सितम जारी है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश की चेतावनी जारी की है। सड़कों पर लगा जाम और मंजिल तक पहुंचने का इंतजार। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के चलते यातायात बाधित है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार 6ठे दिन भी बंद है। उधमपुर में गाड़ियां लेके आप फंसे हैं। इधर कम से कम 500-700 गाड़ियां खड़ी हैं। 20 साल पहले ऐसी बर्फ हुआ करती थी, इसलिए अल्लाह ताला से यही दुआ करेंगे कि अब इस नियामत को किसी हद तक कम ही कर दे तो बेहतर रहेगा। हिमाचल प्रदेश का भी कुछ यही हाल है। बर्फबारी के चलते तापमान में तेजी से गिरावट आई है। कई इलाकों में तापमान 0 से 20 डिग्री नीचे चला गया है। यातायात बाधित होने से सड़कों पर गाड़ियों का लंबा जाम लगा है, जिससे लोगों को मंजिल तक पहुंचने में देरी हो रही है। दिक्कत सर बहुत ज्यादा है। 1 किलोमीटर में भी हमको 1 घंटे ज्यादा लग चुका है। ट्रैफिक बहुत ज्यादा है और बहुत धीरे क्लियर हो रहा है। हम घूमने आए हैं पर हम पूरा एंजॉय नहीं ले पा रहे हैं। फिलहाल ठंड से निजात मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश की आशंका जताई है। आने वाले जो 2 दिन है इसमें न्यूनतम तापमान में 4 से 5 डिग्री गिरावट रहेगी और जो अगले 24 घंटों में कुछ एक इलाकों में बारिश और स्नोफॉल हो सकती है। उसके बाद मौसम में थोड़ी तब्दीली रहेगी। उधर मैदानी इलाकों में हुई बारिश से ठंड बढ़ गई है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली समेत कई इलाकों में शीतलहर का कहर जारी है। मौसम के बदलते मिजाज का यातायात पर भी बुरा असर पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। दोनों नेताओं के बीच पहली बार हुई इस बातचीत के दौरान अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद अहम मुद्दा रहा। सीरिया में इस्लामिक स्टेट का खात्मा करने और अन्य आतंकवादी समूहों से निपटने के लिए साझा प्रयासों पर सहमति बनी। साथ ही दोनों ने बैठक की भी इच्छा जताई। इस बातचीत को दोनों देशों के रिश्तों में सुधार की शुरुआत माना जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जापान, जर्मनी, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं से भी बात की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शरणार्थियों पर पाबंदी समेत दूसरे फैसलों पर यूरोपीय देशों ने चिंता जताई है। फ्रांस और जर्मनी ने कहा कि युद्ध से पीड़ित इलाकों के शरणार्थियों की मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। यूरोपीय देशों ने इस मामले पर अमेरिका से बात करने की बात कही है। तो वहीं संयुक्त राष्ट्र ने अमेरिका से अपील की है कि वो अपने यहां प्रवासियों को शरण और बराबरी का दर्जा देने की परंपरा को जारी रखे। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थियों के लिए काम करने वाली एजेंसी UNHCR और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने इसे लेकर साझा बयान जारी किया है। हालांकि ट्रंप का कहना है कि ये पाबंदी बेहतर तरीके से काम कर रही है और इसे जारी रखना चाहिए। और अब खेल की खबर। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच आज नागपुर में खेला जाएगा। 3 मैचों की सीरीज में इंग्लैंड 1-0 से आगे है। पहला मैच 7 विकेट से जीत चुकी टीम इंग्लैंड जीत को बरकरार रखने और सीरीज अपने नाम करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। वहीं टीम इंडिया के सामने दूसरा T20 मैच जीतकर सीरीज में अपनी उम्मीद बचाए रखने की चुनौती होगी। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। मेलबर्न में खेले जा रहे ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल के फाइनल में आज 2 दिग्गजों रॉजर फेडरर और राफेल नडाल आमने सामने होंगे।
दर्शकों के लिए ये मुकाबला बेहद रोमांचक होगा। 2011 फ्रेंच ओपन के बाद फेडरर और नडाल पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में आमने सामने होंगे। दोनों के बीच अब तक खेले गए ज्यादातर मुकाबलों में नडाल ही फेडरर पर भारी पड़े हैं। चोट से उभरे दोनों खिलाड़ियों के लिए आज का खिताब अहम है। और इससे पहले कल अमेरिका की सेरेना विलियम्स ने साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियाई ओपन खिताब पर कब्जा कर लिया। फाइनल में उन्होंने अपनी ही बहन वीनस विलियम्स को 6-4, 6-4 से हरा दिया। ये सेरेना विलियम्स का 23वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। इसके साथ ही ओपन एरा में वो सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाली टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। शनिवार को दिल्ली में पूर्व चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर और राज्यसभा सांसद कर्ण सिंह ने जम्मू कश्मीर के अंतिम शासक महाराज हरि सिंह पर लिखी किताब का विमोचन किया। जम्मू कश्मीर और महाराज हरि सिंह के अलावा सूफी सत्ता और समाज नाम की किताब का भी विमोचन हुआ। इस मौके पर बतौर शासक हरि सिंह के किए गए कामों को याद किया गया। इस फंक्शन की एक बड़ी यूनिक चीज जो है, जो एक यूनिक पहलू है, वो ये है कि इसमें 2 किताबें रिलीज हुई हैं। कहाँ सियासत और कहाँ सूफिज्म, 2 मुतजाद चीजें हैं, 2 डाइवर्स चीजें हैं। उन्होंने समाज के कितने परिवर्तन लाए। दलितों के लिए, हरिजन उन दिनों में हरिजन कहते थे, हरिजनों के लिए 1929 में सारे जम्मू कश्मीर के मंदिर खोल दिए। और इन खबरों के साथ बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। अमेठी रायबरेली की सभी 10 सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस। पहली बार आज एक मंच पर दिखेंगे अखिलेश और राहुल। रोड शो के साथ साझा प्रचार की तैयारी। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा का कांग्रेस छोड़ने का ऐलान। सोनिया गांधी को भेजा इस्तीफा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजहों का कर सकते हैं खुलासा। आरक्षण को लेकर हरियाणा में आज से जाट आंदोलन। संवेदनशील इलाकों में धारा 144 मुनक नहर पर कड़ा पहरा। सीरिया में अमेरिका रूस मिलकर काम करने को राजी। डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से की बात। इस्लामिक स्टेट और आतंकवाद के खिलाफ साझा प्रयासों पर जोर। और भारत इंग्लैंड दूसरा T20 मैच। आज सीरीज में बने रहने के लिए टीम इंडिया की जीत जरूरी। ऑस्ट्रेलियन ओपन में फेडरर नडाल के बीच खिताबी जंग। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए मैं भी भारत।